हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आई वेलकम यू ऑल। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ द सीरीज़ जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है फॉर बायोमोलिक्यूल्स। ये दूसरा लेक्चर है एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आप सब रेडी होंगे विद योर पेन एंड नोटबुक, बिकॉज मैं जो भी यहाँ पे लिखूँगी आप वो प्लीज़ नोट करके रखिएगा। और एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक खुद में ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है, हम बहुत सारे क्राइटेरिया है इसको क्लासिफाई करने के। मेजर क्लासिफिकेशन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो रहेगा ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, और यू कैन से हाइड्रोलिसिस। कहीं पे आप इन दो को अंडर टू डिफरेंट हेडिंग्स भी देखोगे, ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स एक और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस दूसरा, बट आई प्रेफर राइटिंग दीज अंडर अ सिंगल हेडिंग बिकॉज दोनों में सेम ही चीज़ है। दूसरा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और तीसरा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स और हाइड्रोलिसिस की, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू थ्री इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स and polysaccharides. On the basis of number of sugar units present, on the basis of hydrolysis, आपके तीन important groups बनते हैं: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharides means जहाँ पर एक सिंगल शुगर यूनिट होगा। मोनो का मतलब ही सिंगल होता है, तो जहाँ एक सिंगल शुगर यूनिट से हमारा कार्बोहाइड्रेट बना हो उसे हम मोनोसैकेराइड कहेंगे। या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं दैट दीज कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। क्यों? आप सबको पता है हाइड्रोलिसिस हम तब कर सकते हैं जब हमारा कोई शुगर है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो हाइड्रोलिसिस की वजह से हमारे वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन मोनोसैकेराइड्स में एक सिंगल शुगर यूनिट है तो हम उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स आर दोज विच कंटेन अ सिंगल शुगर यूनिट एंड दीज कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स की। तो ओलिगोसैकेराइड्स जो है, इनमें ओलिगो का मतलब फ्यू होता है, तो इसमें ओलिगोसैकेराइड्स में यू कैन फाइंड अ फ्यू शुगर यूनिट्स। फ्यू मीन्स 2 to 10 शुगर यूनिट्स। तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बात करें, तो अगर इसके कंपोनेंट्स 2 to 10 हैं तो ऑन हाइड्रोलिसिस भी ये हमारे जो है 2 to 10 कंपोनेंट्स देंगे। तो आप बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स की, आप बात करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस की, तो ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन फ्यू शुगर यूनिट्स 2 to 10। ओके, और आप कह सकते हैं 2 to 10 हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। हाइड्रोलिसिस के बाद इसमें 2 से 10 प्रोडक्ट्स आपके निकलेंगे, या शुगर यूनिट्स या मोनोसैकेराइड यूनिट्स निकलेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। पॉली मीन्स मनी। तो पॉलीसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन या विच कंसिस्ट ऑफ मैनी शुगर यूनिट्स। मनी मतलब कितने? ग्रेटर 10। 100 हो सकते हैं, 200, 300, 500 यूनिट्स। तो ग्रेटर देन 10 जो होंगे वो पॉलीसैकेराइड्स में आएंगे। और इसमें आफ्टर हाइड्रोलिसिस भी you can get greater than 10 monosaccharide or sugar units. Okay, इतना क्लियर है? On the basis of number of sugar units and on the basis of hydrolysis,
carbohydrates can be divided into three main groups: monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Monosaccharides contain single sugar unit. Oligosaccharides contain a few sugar units ranging from 2 to 10, and polysaccharides contain many sugar units greater than 10. It can be 10, it can be 50, it can be 100, even 500,000. Okay, that's why these are called polysaccharides. And polysaccharides की हाइड्रोलिसिस से हमें जितने शुगर यूनिट्स है उतने ही मोनोसैक्राइड यूनिट्स भी हमें मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, इनके जो मोनोसैक्राइड्स है और जो ऑलिगोसैक्राइड्स है, इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स या फीचर्स आप याद रखिए. ये स्वीट होते हैं इन टेस्ट. आप अगर मोनोसैक्राइड लेंगे, ऑलिगोसैक्राइड लेंगे, तो ये आपको स्वीट लगेंगे, शुगरी लगेंगे. ठीक है. और इनका नेचर आप दिमाग में शुगर को रखिए. हमारा टेबल शुगर जो है सुक्रोज कैसा होता है? एक तो मीठा होता है, दूसरा क्रिस्टलाइन होता है, दानेदार होता है. तो इनका फीचर है ये क्रिस्टलाइन होते हैं इन कैरेक्टर और नेचर. और उसके बाद जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं, क्या वो घुल जाती है? घुलती है ना, कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो जाती है. तो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, और इनको ही हम शुगर्स कहते हैं. मोनो एंड ऑलिगोसैक्राइड्स को ही हम शुगर्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि स्वीट होते हैं इन टेस्ट. बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम पॉलीसैक्राइड्स की बात करें, जो पॉलीसैक्राइड्स है इनके फीचर्स बिल्कुल ऑपोजिट है. अगर हमारे मोनो और ऑलिगो स्वीट है, तो जो हमारा पॉलीसैक्राइड है, तो इसका नाम भी सैक्राइड है, पॉलीसैक्राइड, बट दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. दीज आर टेस्टलेस. यस, दीज आर टेस्टलेस. इसी की वजह से हम इनको नॉन शुगर्स भी कहते हैं. तो जब हम शुगर बोलते हैं उसमें मोनोसैक्राइड्स आएंगे, ऑलिगोसैक्राइड्स आएंगे, पॉलीसैक्राइड्स नहीं आएंगे. पॉलीसैक्राइड्स एक डिफरेंट ही एक क्लास है जो टेस्टलेस है, जिनको हम नॉन शुगर्स कहते हैं. और ये सॉल्युबल वाटर में नहीं होते हैं. वाटर में ये कोलाइड्स फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? कोलाइड्स. कोलाइड्स बताएगा मुझे कोई क्या है? नहीं पता? कोई बात नहीं. आई एम हेयर टू मेक यू लर्न एंड मेक यू अंडरस्टैंड. तो मैं बताती हूँ कोलाइड्स क्या होते हैं. जब आप चीनी पानी में घोलते हैं तो वो घुल जाती है ना. आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि पानी में शुगर डिज़ोल्व हो जाती है. लेकिन अगर हम पॉलीसैक्राइड्स को लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्च को लेंगे और इसको पानी में डालेंगे, तो ये डिज़ोल्व नहीं होगी. ठीक है, ये डिज़ोल्व नहीं होगी. तो अगर ये डिज़ोल्व नहीं होगी तो क्या ये सेटल होगी? डिज़ोल्व नहीं होगी तो क्या, जिस तरह से हम रेत पानी में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाती है, लेयर बन जाती है, ऊपर पानी की लेयर बनती है, नीचे सेटल हो जाता है हमारा सैंड हो, मड हो. लेकिन जो हमारे पॉलीसैक्राइड्स है, ये ना तो डिज़ोल्व होते हैं ना तो ये सेटल होते हैं. ये क्या होते हैं? ये डिस्पर्स होते हैं. क्या होते हैं? कोलाइड्स क्या होते हैं? हमारे जो पॉलीसैक्राइड्स है वो कोलाइड्स फॉर्म करते हैं. मतलब ये आप ऐसे लिख सकते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं? वो जहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस जो आप डिज़ोल्व कर रहे हैं गेट्स डिस्पर्स्ड इवनली थ्रू आउट. एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस गेट डिस्पर्स्ड इवनली थ्रू आउट. इवनली थ्रू आउट मीन्स आप पानी के ग्लास में अगर स्टार्च को डालेंगे तो वो ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा आपको दिखेगा, और सारे पानी में जो है स्टार्च के मॉलिक्यूल जो है डिस्पर्स्ड मिलेंगे आपको, वो सेटल नहीं होंगे. तो विदाउट सेटलिंग, ये आप ऐड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. विदाउट सेटलिंग ये डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू आउट. थ्रू आउट मीन्स ऊपर से लेके नीचे तक ये सारे में सस्पेंडेड रहेंगे, डिस्पर्स्ड रहेंगे.
ठीक है, तो क्लोराइड यही होता है। तो पॉलीसैकेराइड्स दीज आर टेस्टलेस, दीज आर नॉन शुगर्स एंड फॉर्म कोलाइड्स विद वाटर। सो एम आई क्लियर विद ऑल दिस? नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स और हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे आपके 3 ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आपके जो शुगर्स है these could be simple or these could be complex. Simple means monosaccharides or oligosaccharides और complex sugars are polysaccharides. सिंपल सी चीज़ है। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आप कार्बोहाइड्रेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में मोनोसैक्राइड्स और ओलिगोसैक्राइड्स आएंगे और कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैक्राइड्स आएंगे। आपको नाम ही बता देता है कि मोनोसैक्राइड्स और ओलिगोसैक्राइड्स सिंपल होंगे, पॉलीसैक्राइड्स पॉली बहुत सारे शुगर यूनिट्स के बने हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी, तो पॉलीसैक्राइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। देन एज अगर हम टेस्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपके, जैसे मैंने ऊपर बता दिया, आपके स्वीट होंगे या आप कहे शुगरी होंगे। शुगर्स आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। अगेन नॉन शुगर्स में आपके पॉलीसैकेराइड्स आएंगे और शुगर्स में आपके मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स आएंगे। इतना क्लियर है? हम आगे चले? यस, कोई कंफ्यूजन है आप बताएं मुझे। नहीं? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन पे। मैंने आपको कहा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस और नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट आपके जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, first would be on the basis of number of carbon atoms present, second would be on the basis of functional group present, third would be on the basis of optical activity, then structure, ring size, chemical modifications and reducing property। हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। बात करेंगे पहले वाले की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को हम या मोनोसैकेराइड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहले तो आप याद रखेंगे हम मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अच्छा, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? CnH2ON, यही है ना? CnH2ON है, या आप CH2ON बोलें, या आप CnH2nON कहें, कुछ भी आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसैकेराइड्स की भी यही फॉर्मूला होगी, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है N का नंबर इज़ N3 to 7 और इसी के बेसिस पे अगर हमारे कार्बन जो है 3 हैं तो हम इनको ट्राइओस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अगर 3 कार्बन एटम्स है, क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो कार्बन नंबर अगर 3 है तो हमारे ये ट्राइओस हो गए। इसकी फॉर्मूला कोई मुझे बोलेगा? बहुत सिंपल है, C3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 होंगे और ऑक्सीजन 3 होंगे। ट्राइओस के बाद हम अगर बात करें कार्बन नंबर 4 की, अगर 4 कार्बन्स है तो हमारा ये टेट्रोस हो गया। क्या हो गया? टेट्रोस, हम इसको टेट्रोस कहेंगे। अगर हमारा कार्बन जो है, कार्बन का नंबर 5 है तो हमारा ये पेंटोस हो गया। अगर हमारा कार्बन का नंबर 6 है तो ये हेक्सोस हो गया। और अगर कार्बन का नंबर 7 है तो हमारा
हेप्टोस हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है। कार्बन नंबर 3 से 7 तक होगा तभी ये मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स में कार्बन का नंबर भी आप ले सकते हैं और एन का नंबर कहें या कार्बन का नंबर कहें। तो अगर कार्बन नंबर 3 है तो ट्रायोस हो गया, अगर कार्बन 4 है तो टेट्रोस हो गया, अगर कार्बन 5 है तो पेंटोस हो गया, कार्बन 6 है तो हेक्सोस है, कार्बन 7 है तो हेप्टोस है। अच्छा, इसकी फॉर्मूला मुझे बोलिए आप। C4H8O4, इसकी फॉर्मूला C5H10O5, यहाँ पे C6H12O6 और इसकी क्या रहेगी C7H14O7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ट्रायोस की एग्जाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड, सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स जो है वो ट्रायोस होते हैं। इसकी दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक, आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड और दूसरी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, कोई कहेगा मुझे कहाँ पे पाए जाते हैं ये, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, कहीं किसी जगह पे पढ़ा है आपने, 12th में 11th में पढ़ा है। कहाँ पे इनका रोल है? इनका रोल है ग्लाइकोलिसिस में। अगर आपको याद होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद आपका ग्लाइकोलिसिस में जब वो दो हिस्से हो जाते हैं, यहाँ से एक मॉलिक्यूल होता है ग्लाइसरॉल्डिहाइड, यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, बीच में आप एक आइसोमरेज एंजाइम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोमर्स है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस याद आ रहा है तो ये दो मॉलिक्यूल्स को आपने वहाँ पे देखा हुआ है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड और ट्राइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इनका स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ आपको। और ग्लाइसरॉल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है। आगे हम बात करेंगे इसको, एज हम रेफरेंस देख लेते हैं जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। चलिए मेरे साथ बनाइए इसका स्ट्रक्चर। ग्लाइसरॉल्डिहाइड कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ठीक है। और इसके नाम में ही अल्डिहाइड है तो ऑब्वियसली इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये आल्डोस होगा। CHO, CHOH और CH2OH, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड है। अगर हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को कैसे बनाएंगे हम? CH2OH, C डबल बॉन्ड O एंड CH2OH। ये क्या है? ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, इसी से आप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये अल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर है, ये आल्डोस है, और जो ये है ये कीटोस है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। चले आगे बात करते हैं हम टेट्रोसिस की। टेट्रोसिस की दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो है वो है एरिथ्रोस और एरिथ्रोलोस। जो एरिथ्रोस है ये आल्डोस है और जो एरिथ्रोलोस है इसी का कीटोस है। और इनको आपने अगर याद होगा, आपका हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट HMP पाथवे या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, इनका रोल वहाँ पर है। पेंटोसिस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट दो शुगर्स इसमें आते हैं पेंटोसिस में, राइबोस और
डीऑक्सीराइबोस, दोनों ही आल्डोसिस है। कौन से शुगर्स आल्डोसिस है, कौन से कीटोसिस है, ये आपको याद रखना है। राइबोस, डीऑक्सीराइबोस दोनों ही आल्डोसिस है। इसके अलावा अच्छा कहाँ पाए जाते हैं, आप सबको पता है ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं। हमारी हेरिडिटी में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा जाइलोस, कहाँ पे पाया जाता है जाइलोस? जाइलोस ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाया जाता है और ये भी एक आल्डोस है। इसके बाद एक कीटोस की हम बात करेंगे, राइबोलोस। राइबोस अगर कीट आल्डोस फॉर्म में है तो इसका कीटोस फॉर्म जो होगा वो राइबोलोस है। और राइबोलोस कहाँ पाया जाता है? अगेन HMP पाथवे में पाया जाता है, या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे आप बोलें, इसमें पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम हेक्सोसिस की। किसकी? हेक्सोसिस की। इसकी एग्जाम्पल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोस, और कोई एग्जाम्पल? गैलेक्टोस और रैमनोस। ये 4 एग्जाम्पल्स आप हेक्सोसिस में याद रख सकते हैं। ग्लूकोज जो है, क्या रोल है ग्लूकोज का? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका, किस में पाया जाता है? पॉलीसैकेराइड्स में। हमारे पॉलीसैकेराइड्स जो है इसी से बनते हैं। हमारे जो डाइसैकेराइड्स है इसी से बनते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है पॉलीसैकेराइड्स का, डाइसैकेराइड्स का। पॉलीसैकेराइड्स में फॉर एग्जांपल आप सेलुलोज लो, चाहे आप स्टार्च लो, चाहे आप ग्लाइकोजन लो, डेक्स्ट्रन लो, तो इनमें ग्लूकोज ही पाया जाता है। ठीक है। डाइसैकेराइड्स में अगर हम बात करें डाइसैकेराइड्स की, डाइसैकेराइड्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो डाइसैकेराइड्स है वो है माल्टोस है, सुक्रोस है, लैक्टोस है, तो इनका भी कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लूकोज है। माल्टोस किसका बना है, कोई बोलेगा मुझे? ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो वो माल्टोस बनाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। सुक्रोस किसका बना है? आपका टेबल शुगर जो है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है मिलके सुक्रोज बनाते हैं। और लैक्टोस मिल्क शुगर किसका बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोस का। कभी कभी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, गैलेक्टोस इनमें से किस शुगर का कंपोनेंट है, तो वहाँ पे आपको लैक्टोस का ऑप्शन दिया होगा तो आप कहेंगे लैक्टोस, क्योंकि गैलेक्टोस लैक्टोस में पाया जाता है। तो हम बात करेंगे हेप्टोस की। इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप याद रखेंगे वो है सीडो हेप्टुलोस। ठीक है। अगेन कहाँ पे पाया जाता है? आप इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे में देख सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत रोल है, इसका सीडो हेप्टुलोस का। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। कार्बन 3 होंगे तो ट्रायोस हो गया, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। फिर इनकी आप 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखेंगे और कहाँ पाया जाता है थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अगर हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करें तो अगेन हमारे 2 ग्रुप्स बनते हैं। एक वो, अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट में या मोनोसैकेराइड में अगर हमारा अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको आल्डोस कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ग्लूकोज, राइबोस। और अगर हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम कीटोस कहेंगे।
और इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, फ्रक्टोज। ठीक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है, इसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और लिवोरोटेटरी को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम बोलेंगे कि दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है दैट दिस कंपाउंड या दिस मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम शुगर्स की बात कर रहे हैं, दैट दिस शुगर कैन रोटेट द plane polarized light towards right, या आप कह लें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा वो शुगर जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़े उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे। और लीवोरोटेटरी हम किसको कहेंगे, जब हमारा जो शुगर है वो रोटेट करेगा हमारे प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में, लेफ्ट। अगर लेफ्ट है, या आप एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, लेफ्ट की तरफ मोड़ रहा है हमारे प्लेन पोलराइज लाइट को, तो हम इसको लिवोरोटेटरी कहेंगे। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, आप सबको पता है हमारी जो नॉर्मल लाइट है ये हर एक डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन जब हम इसी लाइट को किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में मूव करने के लिए मजबूर करें उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। समझ में आया? जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, मैंने रस्सी पकड़ी है और आपने दूसरे साइड से उसको पकड़ा है। अब हम उसको जब हिला रहे हैं तो वो हर एक डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन अब अगर मैं इसी रस्सी को एक पतली सी पाइप के बीच में से डालूं, फिर आप वहाँ से हिलाओगे, मैं यहाँ से हिलाऊंगी, तो क्या वो हर एक डायरेक्शन में हिलेगी? नहीं, वो इस पाइप के अंदर हर एक डायरेक्शन में नहीं हिल सकती है, उसमें एक लिमिटेड डायरेक्शन में थोड़ी मूवमेंट होगी। इसी तरह से हमारी प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, हम इसी प्लेन पोलराइज लाइट को अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इसको मूव करा सकते हैं टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर इसको टुवर्ड्स राइट ये मोड़ रहे हैं तो इसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल कहेंगे या कंपाउंड कहेंगे, या यहाँ पे शुगर्स के केस में डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर कहेंगे। और अगर यही प्लेन पोलराइज लाइट को हमारा मॉलिक्यूल जो है, हमारा शुगर जो है, उसको लेफ्ट की तरफ मोड़ रहा है, उसको हम लिवोरोटेटरी कहेंगे। तो आप सवाल पूछेंगे मुझसे, मैम ये मोड़ते क्यों है ना? ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कोई मॉलिक्यूल हमारी लाइट को राइट और लेफ्ट क्यों मोड़ रहा है। उसके लिए आपको मैं ऐसे समझाती हूँ, ये हमारा कार्बन है, ठीक है, क्योंकि शुगर में हमारा कार्बन बैकबोन होता है। तो ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स हमारे जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे आप एक बंदे को रख लो जो एक बहुत हट्टा कट्टा एक पहलवान है, यहाँ पर आप एक छोटे से बच्चे को रखो, यहाँ पे आप एक हल्की फुल्की सी लड़की को रखो, और यहाँ पे आप किसी बूढ़े इंसान को रखो, ठीक है, यहाँ पे आप एक बूढ़े इंसान को रखो। तो सब जो 4 लोग बैठे हैं, क्या सबकी स्ट्रेंथ सेम है? क्या सबकी स्ट्रेंथ सेम है? नो, सब में स्ट्रेंथ सेम नहीं है। तो ये जो पहलवान है ये इस कार्बन को अपनी तरफ जोर से खींच सकता है ना? छोटा बच्चा इसको उतनी ज़ोर से अपनी तरफ नहीं खींचेगा,
लड़की जो है वो भी उतनी मतलब उतनी ताकत उसमें भी नहीं है कि वो उसको अपनी तरफ खींचे, और यहाँ पे जो एक बूढ़ा आदमी बैठा है वो भी, उसमें भी उतनी ताकत नहीं है। तो सबकी डिफरेंट लेवल की ताकत है और उस हिसाब से वो इस कार्बन को खींचेंगे। लेकिन लास्ट में ये कार्बन जाएगा कहाँ? इस पहलवान की तरफ, क्योंकि पहलवान में बहुत ज़्यादा ताकत है इसको खींचने की, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो है, यही कार्बन हमारा, इसके पास अब दो साइड से पहलवान है और दो साइड से, या यही छोटा बच्चा है, या दो साइड से लड़की बैठी है, या ये बूढ़ा आदमी बैठा है। अब यहाँ से इन दो साइड से इसको ये खींच रहा है और पहलवान दो यहाँ से खींच रहे हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स की ताकत सेम है, तो जितना यहाँ से ये खींचेगा उतना यहाँ से ये खींचेगा, तो इसमें कोई मूवमेंट होगी नहीं होगी। यहाँ से ये खींच रहा है, यहाँ से ये खींच रहा है, कोई मूवमेंट होगी नहीं होगी, नहीं होगी ना, तो इसकी मूवमेंट नहीं होगी। हमारी लाइट के साथ भी ऐसे ही होता है, जब हमारी लाइट चलती है तो ये कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स होते हैं, जिसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? जिसके पास 4 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स होते हैं। अब 4 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं तो 4 तरीके से ये लाइट को अपनी तरफ खींचेंगे या उसको धक्का देंगे। तो जो उसको ज़्यादा खींच पाएगा लाइट उसी डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हमारा जो लाइट है उसको हमारा कायरल कार्बन जो है, कायरल कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ पे हमारी लाइट जो है राइट की तरफ मोड़ी जा रही है, उसको राइट की तरफ धक्का दिया जा रहा है, तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और अगर इसको लेफ्ट की तरफ धक्का दिया जा रहा है तो इसको हम लिवो रोटेटरी कहेंगे। और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी ये क्यों होता है? इसके लिए ज़रूरी है एक कायरल कार्बन, क्योंकि हमारा जो शुगर्स जो हैं उनमें कायरल कार्बन्स होते हैं, तो यही कायरल कार्बन्स की वजह से उनमें ये फीचर आ जाता है। हमें क्लियर? इतना क्लियर हो गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी हम शुगर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, हमारे मोनोसैकेराइड्स को स्पेशली। तो आगे चलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम हमारे शुगर्स को अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। पहला ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एनोमेरिज्म, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ एपिमेरिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमेरिज्म हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे जो मोनोसैकेराइड्स है, इनको हम डी फॉर्म में और एल फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमेरिज्म हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स को डी फॉर्म में और एल फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। तो ये डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या है? इसके लिए आपको ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पहले याद रखना पड़ेगा। ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा है? अभी हमने लास्ट स्लाइड में बनाया था। COOH 3 कार्बन इसके पास होते हैं और CH2OH। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला ग्रुप है, ठीक है, टर्मिनल अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन, अब ये जो हमारा ये ग्रुप है हमारा टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन, इसके साथ जो हमारा कायरल कार्बन जुड़ा होता है उसके पास जो ये OH है, अगर ये राइट में है तो हम इसको डी फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारा डी ग्लाइसरल्डिहाइड है, डी ग्लाइसरल्डिहाइड। और अगर हम इसी का एल फॉर्म बनाएं तो इसका एल फॉर्म इस तरह से होगा, CHOH, CH2OH। यहाँ पे हमारा OH जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है। ये हमारा डी फॉर्म ऑफ
ग्लाइसरल्डिहाइड है और ये हमारा एल फॉर्म ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड है। और इसी बेसिस पे हम सारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। हम ग्लूकोज की फॉर एग्जांपल, हम अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, कितने कार्बन है? 6। ये हो गया टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया OH। आपको पता है ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 पर हमारा राइट में H होता है और बाकी सब पे OH ग्रुप राइट में होता है। तो ये हमारा कौन सा ग्लूकोज हो गया? आप बताइए मुझे, ये कौन सा ग्लूकोज हो गया? ये हमारा डी ग्लूकोज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन है, आप इसको इसके कंपैरिजन में बोले या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, जिस पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उससे सबसे दूर जो हमारा कायरल कार्बन है उस पर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? राइट में होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेट डी फॉर्म है, और लेफ्ट में होगा तो एल फॉर्म है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से दूर हमारा कायरल कार्बन सबसे ज़्यादा दूर जो है वो कार्बन नंबर 5 है, और 5 पे हमारा OH जो है टुवर्ड्स राइट है। या आप ऐसे इसके कंपैरिजन में बोल सकते हैं, जो टर्मिनल हमारा प्राइमरी अल्कोहल कार्बन है, इसके पास जो कायरल कार्बन है बिल्कुल एडजेसेंट, वहाँ पे OH ग्रुप हमारा राइट में है तो डी फॉर्म हो गया, और अगर इसी का हम ऑपोजिट बनाएं, यहाँ पे OH को हम लेफ़्ट साइड में रख दें तो वो हमारा एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो बात करते हैं अब एनोमेरिज्म की। एनोमेरिज्म समझने के लिए आपको सबसे पहले एक टर्म पता होनी चाहिए, एनोमर। तो एनोमर या एनोमर्स होते क्या हैं? एनोमर्स होते क्या हैं? एनोमर्स आर द शुगर्स दैट डिफर एट कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 जो है इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एनोमर्स आर द शुगर्स दैट डिफर एट कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और इस पे जो डिफ़र करते हैं शुगर्स, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम मोनोसैकेराइड्स को, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को, अगर हम इसको एक एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो वहाँ पे ये जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? एक साइक्लिक या रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। कब? जब हम इसको पानी में डालेंगे। ग्लूकोज को जब हम पानी में डालेंगे तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इन्हीं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ही हम एनोमर्स कहते हैं। और एनोमर्स क्या है? ये डिफ़र करते हैं एट कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 पे इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, और उसी बेसिस पे हमारे 2 ग्रुप बन जाते हैं एनोमर्स में। हमारा एक ग्रुप बनता है अल्फा एनोमर्स, और दूसरा ग्रुप बनता है बीटा एनोमर्स। तो अल्फा एनोमर्स क्या है और बीटा एनोमर्स क्या है? इसके लिए आपको ग्लूकोज का रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से आप लीनियर स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाते हैं, उसी को आप साइक्लिक फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अल्फ़ा और बीटा क्या है वो आपको मैं इसके बाद बोलूँगी, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। ये हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, OH H, और ये आपको याद रखना है, OH H OH H OH
H H CH2OH। तो ये हमारा जो है, ये हमारा अल्फ़ा एनोमर है, या अल्फ़ा ग्लूकोज कह सकते हैं, या अल्फ़ा डी ग्लूकोज आप कहें। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, और इसी का हम बीटा फॉर्म जब बनाएंगे तो ये वाला जो है हमारा बीटा डी ग्लूकोज है। तो अल्फ़ा और बीटा में आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस लग रही है? कार्बन नंबर 1 पे मैंने आपको बोला एनोमर्स जो है वो कार्बन 1 पे डिफ़र करते हैं, और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 ये है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म में आप देखेंगे जो ये OH ग्रुप है, ये बिलो द प्लेन है ना, ये नीचे की तरफ से है, या आप ऐसे कहें ये OH ग्रुप जो है ये इस CH2OH के ऑपोजिट साइड में होगा। अगर CH2OH यहाँ से है तो हमारा जो OH ग्रुप है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में होगा। तो इसको हम अल्फ़ा फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ा फॉर्म, जहाँ पे हमारा OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 बिलो द प्लेन होगा, या आप कहें CH2OH ग्रुप जो है हमारा उसके ऑपोजिट होगा। और बीटा एनोमर वो है जहाँ पे हमारा इसका ऑपोजिट होगा, जैसे OH ग्रुप जो है वो इस CH2OH ग्रुप के साइड में ही होगा, उसी साइड में होगा जहाँ पे CH2OH होगा, या आप कह सकते हैं अबव द प्लेन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिलो द प्लेन है OH, और यहाँ पे अबव द प्लेन है। यहाँ पे OH और CH2OH एक ही प्लेन में है, तो इसको हम बीटा एनोमर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो एनोमर्स बनते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले ग्लूकोज को ड्रॉ करेंगे, ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आप भी मेरे साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो ये हमारा लीनियर फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज है। लीनियर फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज सबने ड्रॉ किया। ये कार्बन नंबर 1 है, और ये हमारा कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा कार्बन 5 है और कार्बन नंबर 1 है। और इनको मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब हमारा साइक्लिक फॉर्म बनता है तो इन्हीं दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। तो बनाते हैं हम इसको साइक्लिक फॉर्म में। जब हम बनाएंगे तो होगा क्या? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, CHOH, कितने कार्बन ड्रॉ करने हैं? 6, 3 4 5 और 6। CH2OH, ये कार्बन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाता है थ्रू ऑक्सीजन। तो बाकी का स्ट्रक्चर आपका सारा सेम रहेगा। आप बाकी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। OH H OH, यहाँ पे H हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, और ये H हो गया। तो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा फॉर्म। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा फॉर्म को भी ड्रॉ कर लेते हैं। फ़र्क कहाँ पे है? मैंने बताया कार्बन नंबर 1 पे। तो इसका बीटा का स्ट्रक्चर और अल्फ़ा का स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे सिर्फ डिफरेंस होगा। तो बिल्कुल आपको बीटा फॉर्म का ही रेप्लिका बनाना है।
फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड में OH बनाया, यहाँ पे आप राइट साइड में OH बनाएंगे, और बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो वो बीटा डी ग्लूकोज था, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? ये हमारा डी ग्लूकोज है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बनता है, इसी वजह से हमारा जो लीनियर स्ट्रक्चर था उसको अब साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमारे कार्बन नंबर 1 पे डिफ़र करती है। दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, या तो हमारा जो OH ग्रुप है ये हमारा बिलो द प्लेन होगा या अबो द प्लेन होगा, और उस बेसिस पे हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है। तो ये क्लियर हो गया आपको? ये समझ में आ गया? ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारा आइसोमेरिज्म वाला हो गया, एनोमेरिज्म वाला हो गया। एनोमेरिज्म में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैंने आपको कहा एनोमर्स में शुगर्स, दैट एनोमर्स वो है जो शुगर्स डिफ़र करते हैं एट कार्बन नंबर 1, बट कार्बन नंबर 1 इज़ फॉर आल्डोसिस, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किस पे होता है, कार्बन नंबर 1 पे होता है, और कार्बन नंबर 2 रहेगा फॉर कीटोसिस। ये आप याद रखना। जो हमारे कीटोसिस है, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज, जिनमें कीटोन ग्रुप है, क्योंकि वो हमारा कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप होता है, तो C1 आल्डोसिस के लिए होगा और C2 कीटोसिस के लिए होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एपिमेरिज्म पे, जो कि तीसरा है आफ्टर आइसोमेरिज्म एंड एनोमेरिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे एपिमेरिज्म। तो एपिमर्स क्या होते हैं? एपिमर्स क्या होता है, ये टर्म सुनी होगी आपने। एपिमर्स हम किन को बोलते हैं? एपिमर्स वो शुगर्स है जो डिफ़र करते हैं। कहाँ पर डिफ़र करते हैं? इन 1 कार्बन। जो एक कार्बन पे डिफ़र करते हैं एक्सेप्ट कार्बन 1, उनको हम एपिमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज जो है, हम पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH2OH, OH OH, तीसरे वाले पे HOH, H OH, H एंड H। तो ये हमारा जो है, ये हमारा डी ग्लूकोज है। डी क्यों? क्योंकि हमारे जो ये इस वाले अल्कोहल टर्मिनल, प्राइमरी अल्कोहल कार्बन के पास जो हमारा कायरल कार्बन है उसके राइट साइड में OH है, तो ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है जो मैंने पहले पढ़ाया था उसका। तो हमारा डी ग्लूकोज है, ये हमारे डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें अगर कार्बन नंबर 2 पे चेंज करें, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ एक कार्बन पे हम चेंज करेंगे, कार्बन नंबर 2 पे CHO सेम रहेगा। कार्बन नंबर 2 पे अगर OH अभी राइट में था, अभी हम OH को लेफ्ट में लाएंगे, उसके बाद 3 4 5 और 6, CH2OH, OH OH H OH H H। तो यहाँ पे ग्लूकोज और इस वाले शुगर में सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम है, सिवाय कार्बन नंबर 2 के। कार्बन नंबर 2 यहाँ पे OH टुवर्ड्स लेफ्ट है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जो OH है हमारा टुवर्ड्स राइट है। तो C2 पे जब डिफरेंस होगी तो वो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? मैनोस। क्या बनेगा? मैनोस। इसका मतलब है मैनोस एंड ग्लूकोज जो है ये C2 एपिमर्स है। क्या है? C2 एपिमर्स। आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज एंड मैनोस आर C1 एपिमर्स, C2 एपिमर्स, C3 एपिमर्स, C4 एपिमर्स को, तो आप क्या कहेंगे? C2 एपिमर्स। और एपिमर्स की एक अच्छी चीज़ ये है, आप
आपको याद रखना है दैट सी का ग्लूकोज और मैनोज C2 एपिमर्स है, तो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपने याद रखा तो आप मैनोज का स्ट्रक्चर खुद ही बना लेंगे। आप इसके बेसिस पे गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है दीज आर C4 एपिमर्स। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाइए। इसका मतलब है कार्बन नंबर 4 पे आपको डिफरेंस रखनी है, बाकी सारा ग्लूकोज के जैसा ही होगा, तो वो बनेगा हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर CHO 3 4 5 6। कार्बन नंबर 4 कहाँ है, ये वाला। तो आपको पता है कार्बन नंबर 4 पे OH हमारा राइट में होता है, ग्लूकोज में OH हमारा राइट में होता है, गैलेक्टोज में फिर वो लेफ्ट में होगा, और बाकी का स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहेगा। तो ये हमारा गैलेक्टोज हो गया। क्या हो गया, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये C4 एपिमर्स है। यहाँ पे आप कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस देखेंगे। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे OH टूवर्ड्स राइट है और यहाँ पे OH टूवर्ड्स लेफ्ट है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो द टर्म एपिमर्स, एनोमर्स। अगर आपसे कहेंगे एनोमर्स क्या है, तो एनोमर्स क्या है, शुगर्स दैट डिफर एट कार्बन नंबर 1। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें साइक्लिक फॉर्म्स में देखने को मिलता है। लीनियर फॉर्म्स में हमें एपिमेरिज्म देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारा कार्बन एक हमारे किसी एक कार्बन पे डिफरेंस रहती है। और C2 एपिमर्स कौन कौन से हैं, ग्लूकोज एंड मैनोज। C4 एपिमर्स कौन कौन से हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसके बाद हम बात करेंगे रिंग साइज की। रिंग साइज के बेसिस पे ये आप एनोमेरिज्म में भी लिख सकते हैं, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अलग हेडिंग में रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ रिंग साइज हमारे दो ग्रुप्स बनते हैं, पायरनोस फॉर्म और फ्यूरेनोस फॉर्म। F और 5, तो यहाँ पर आप F से 5 याद रख सकते हैं। यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, और पायरनोस में 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। फ्यूरेनोस इज 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग कैसे बनेगी, ये हमारे 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और 6 मेंबर्ड रिंग हमारी कैसे बनेगी, जैसे आपने अभी ग्लूकोज का बनाया, ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग होगी। तो अगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे पायरनोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूको पायरनोस, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। बीटा है तो OH ग्रुप एट कार्बन 1 ऊपर होगा, यहाँ पे आपको सिंपली बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनाना है। और इसी को जब आप 5 मेंबर रिंग फ्यूरेनोस फॉर्म में बनाएंगे, बीटा डी ग्लूकोपायरनोस है। अगर आपको बोलेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूको फ्यूरेनोस, फ्यूरेनोस मीन्स आपको 5 मेंबर रिंग बनानी है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीटा है तो अगेन OH एट कार्बन नंबर 1 ऊपर होगा, फिर H OH OH H, और यहाँ पे हमारा कार्बन एक बाहर की तरफ होगा जिस पे OH H और CH2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोफिरेनोस फॉर्म है, और ये हमारा बीटा डी ग्लूकोपायरनोस है। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें जब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो बेटर है कि क्योंकि इसमें केमिकल
प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो हम इसको वहाँ पर ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसीलिए ये दो चीज़ें छोड़ूंगी मैं, ये हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड्स पढ़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, क्योंकि क्लासिफिकेशन मेरा आज कंप्लीट होना चाहिए इस लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रॉपर्टीज़ पे रहेगा। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो जिनमें 2 to 10 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, या जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे 2 से 10 शुगर यूनिट्स देते हैं। तो इनको हम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स किससे बनते हैं? मोनोसैकेराइड से बनते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। तो उसी बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स लाइक डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स और पेंटासैकेराइड्स। इसके आगे भी है लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बस यहाँ तक ही है और हमें यहाँ तक ही पढ़ना है, हमें इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो डाइसैकेराइड्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहले डाई से ही आपको पता चलता है इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स या शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। और इसकी इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं मैंने पहले भी आपको बताया है, वो लैक्टोस है, माल्टोस है और सुक्रोस है। लैक्टोस जो है ये हमारा मिल्क शुगर कहलाता है। क्यों? क्योंकि मिल्क में पाया जाता है। किसका बना है? अगर डाइसैकेराइड है तो 2 यूनिट्स का बना है। तो लैक्टोस में कौन कौन से 2 यूनिट्स है? इसमें ग्लूकोज है और गैलेक्टोस है। गैलेक्टोस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लैक्टोस का। और कहाँ पर पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। और आप याद रखेंगे यहाँ पे मैंने पहले भी बताया पिछली स्लाइड में, लैक्टोज जो है ये एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। किन के लिए? टू किन के लिए? फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स, जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे, उनके लिए लैक्टोज इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो दूध के अलावा कुछ नहीं खाते। तो उनके लिए लैक्टोज ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, लैक्टोज ही सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद माल्टोस की अगर बात करें तो माल्टोस जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है। दैट मीन्स 2 ग्लूकोज मिलते हैं और माल्टोस बनाते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है? जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाता है। और ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस या डाइजेशन ऑफ स्टार्च जब हम करते हैं, हमारी बॉडी में होता है, तो वहाँ ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च भी बनता है। और सुक्रोज जो कि हमारा टेबल शुगर है जो हम खाते हैं, ये किसका बना है? ग्लूकोज का बना है प्लस फ्रक्टोज का बना है। 2 कंपोनेंट्स है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और कौन कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? केन शुगर में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? पाइनएप्पल में पाया जाता है। इसको टेबल शुगर बोला जाता है, ठीक है। और हम इसको शुगर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम ट्राइसैकेराइड्स की बात करें तो ट्राइसैकेराइड्स में 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रैफिनोस। रैफिनोस जो है ये किसका बना है? ग्लूकोज, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस का।
कहाँ पाया जाता है? लेग्यूम्स में। इनफैक्ट ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स, पेंटासैकराइड्स जो है ये सब लेग्यूम्स में पाए जाते हैं। और आप एक चीज़ याद रख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे ओलिगोसैकराइड्स है ये नॉन डाइजेस्टेबल है, हमें इनको पचाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दीज आर नॉन डाइजेस्टेबल एक्सेप्ट डाइसैकराइड्स। इनमें ओलिगोसैकराइड्स में सिर्फ डाइसैकराइड्स है जिनको हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी के ओलिगोसैकराइड्स हैं उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न है बहुत सारे लोग जो है जब वो दालें खाते हैं, बीन्स, पीस, क्योंकि मैंने बताया ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स, पेंटासैकराइड्स ये हमारे लेग्यूम्स में पाए जाते हैं, बीन्स में, सोयाबीन्स में, पीस में। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को पचाने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। ओके। टेट्रासैकराइड्स की बात करें तो इसमें 4 यूनिट्स ऑफ शुगर होंगे या मोनोसैकराइड यूनिट्स होंगी, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है स्टैकियोस। आप इसको स्टैकियोस बोले या स्टैशियोस बोले, प्रोनाउंसिएशन आप पे डिपेंड करती है, दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक है। और ये किसका बना है? अगेन ग्लूकोज, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस का, यानी कि 2 गैलेक्टोस का प्लस फ्रक्टोस और ग्लूकोज का, ठीक है। पेंटासैकराइड्स में कितने यूनिट होंगे? 5 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड होंगे, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है वर्बेस्कोस। और वर्बेस्कोस में क्या क्या पाया जाता है, मतलब किसका बना है? ग्लूकोज, फ्रक्टोस, अगेन यही चीज़ें, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, फिर से और एक गैलेक्टोस, दैट मीन्स 3 गैलेक्टोस मिलते हैं प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस, और वो क्या बनाते हैं? वर्बेस्कोस। तो ये हमारा ओलिगोसैकराइड्स कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकराइड्स। तो पॉलीसैकराइड्स, एज आई ऑलरेडी सेड, दीज आर कॉम्प्लेक्स शुगर्स। इनका ये बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट इनका रहता है, अप टू 1 मिलियन। टेस्टलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, कोलाइड फॉर्म करते हैं इन वाटर, और ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मोर देन 10 शुगर यूनिट्स। तो इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 2 ग्रुप्स में इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया हमारा होमोपॉलीसैकराइड्स, और दूसरा हो गया हेटेरो पॉलीसैकराइड्स। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो हम पॉलीसैकराइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये क्लासिफाई कर रहे हैं। इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफाई कर सकते हैं, और हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम इनको होमोपॉलीसैकराइड्स और हेटेरो पॉलीसैकराइड्स में क्लासिफाई करते हैं। होमोपॉलीसैकराइड्स का और एक नाम है होमोग्लाइकन्स, और इसकी ये होते क्या है? होमो मीन्स सेम, ठीक है। इनमें सेम तरह के शुगर यूनिट हो पाए जाते हैं, सेम टाइप ऑफ शुगर यूनिट से ये बने रहते हैं। मतलब एक ही तरह के शुगर यूनिट जो है खुद के साथ मिलते जुड़ते जाते हैं और पॉलीसैकराइड बनाते हैं, जिसको हम होमोपॉलीसैकराइड कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्युलोज, डेक्स्ट्रन और इनोलिन। ये
4 जो है ये ग्लूकोज के पॉलीसैकेराइड्स है, ग्लूकोज से बनते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और डेक्स्ट्रन बनाते हैं। और इन्युलिन जो है ये फ्रक्टोज से बनता है। फ्रक्टोज के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है या फ्रक्टोज के बहुत सारे यूनिट्स जो है वो मिलके इन्युलिन बनाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, सेलुलोज को छोड़ के सबका स्टोरेज फंक्शन है। और पॉलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप इसको स्टोरेज और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टोरेज में आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रन और इन्युलिन आएंगे क्योंकि ये स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसैकेराइड है। और स्ट्रक्चरल में आपका सेलुलोस आएगा। सेलुलोस के अलावा आपका पेप्टाइडोग्लाइकन आएगा और काइटिन आएगा। सेलुलोस, पेप्टाइडोग्लाइकन और काइटिन आएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फंक्शन इनका रहता है। दीज आर पॉलीसैकेराइड्स एंड दे हैव स्ट्रक्चरल फंक्शंस। और जो हमारे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सेलुलोज नहीं, सेलुलोज का तो स्ट्रक्चरल फंक्शन है। जो हमारे स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रन और इन्युलिन है इनका स्टोरेज में फंक्शन है। तो स्टार्च क्या है, ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इन प्लांट्स, ठीक है। और ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स का स्टोरेज फॉर्म है। सेलुलोज जो है ये भी ग्लूकोज का बना है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये चारों ग्लूकोज के बने हैं एक्सेप्ट इन्युलिन जो फ्रक्टोज का बना है। सेलुलोज जो है इसका स्ट्रक्चरल रोल है और ये कहाँ पे पाया जाता है, सेलुलोज प्लांट्स के सेल वॉल्स में पाया जाता है। डेक्स्ट्रन जो है बैक्टीरिया और यीस्ट में पाया जाता है और ये भी वहाँ पे स्टोरेज का काम देता है। ये भी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है। और इन्युलिन जो है ये फ्रक्टोज है, ये भी स्टोरेज फॉर्म है और कहाँ पाया जाता है, रूट्स ऑफ दलिया, ठीक है। तो ये इन्युलिन हो गया। इसके बाद हम हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट शुगर यूनिट्स मिलके जो है एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं जिसको हम हेटेरो पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल्स है इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली एग्जाम्पल रहेगी हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है ये किसका बना है, ये बना है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकुरोनिक एसिड्स का। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और ग्लूकुरोनिक एसिड जो है मिल के हाइलुरोनिक एसिड बनाते हैं। और हाइलुरोनिक एसिड की फंक्शन कहाँ पे पाई जाती है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ है फंक्शंस में कि साइनोवियल फ्लूइड में, आई फ्लूइड में, हमारी स्किन में इसको पाया जाता है। कुशनिंग का काम देता है, स्मूथ मूवमेंट्स में हेल्प करता है और हमारे कनेक्टिव टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। इसके बाद इसकी दूसरी जो एग्जाम्पल होगी वो होगी कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो है ये अगेन हमारे कार्टिलेज और टेंडन्स, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। और ये किसका बना है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन प्लस ग्लूकुरोनिक एसिड। तो इन दो चीज़ों से मिलता है मिलके बनता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और ये हमारे कार्टिलेज और टेंडन्स में पाया जाता है। इसके बाद और एक एग्जाम्पल जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है हेपेरिन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की थी तो मैंने बताया था हेपेरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट है, मास्ट सेल्स और लिवर में पाया जाता है। और ये किसका बना है, ग्लूकोस अमाइन और आइड्रोनिक एसिड का। इन दो चीज़ों से
हेपेरिन बनता है, एंटीकोगुलेंट है और कहाँ पाया जाता है? मास्ट सेल्स में और लिवर में। और एक एग्जाम्पल जो इसमें है वो है आगार की। आगार आपने सब ने जो भी कल्चर लैब में गया होगा उसको पता होगा कि आगार क्या है। तो ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ओके, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, रेड एल्गी से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। और ये है क्या? ये जो है ये गैलेक्टोस डेरिवेटिव है। अगर गैलेक्टोस डेरिवेटिव है तो मतलब किसका बना है? ये गैलेक्टोस और 3,6 एनहाइड्रो गैलेक्टोस का बना है। इन दो को हम एग्रोबायोस भी कह सकते हैं। तो एग्रोबायोसिस गैलेक्टोस प्लस 3,6 एनहाइड्रो गैलेक्टोस। तो आप कह सकते हैं आगार जो है एग्रोबायोस यूनिट्स का बना है। एग्रोबायोस में क्या क्या होता है? एक गैलेक्टोस होता है और 3,6 एनहाइड्रो गैलेक्टोस होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। इसके अलावा और आप पेप्टाइडोग्लाइकन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इतनी एग्जाम्पल्स काफ़ी होंगी याद रखने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर हम बात करें, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स हो गए। स्टोरेज में अगेन स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, डेक्स्ट्रन हो गया और इन्युलिन हो गया। और स्ट्रक्चरल में सेलुलोस हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया, काइटिन हो गया। काइटिन कहाँ पाया जाता है? एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है ऑफ आर्थ्रोपोड्स। और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा जो क्लासिफिकेशन है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये कंप्लीट होता है। तो हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था? हमने लेक्चर 1 में एक इंट्रोडक्शन दिया था, जनरल इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स दिया था, उनकी डेफिनेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ा था। फिर लेक्चर 2 ये हमारा आज का जो है, इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, जिसमें हमने मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इन सब को लगभग डिटेल में पढ़ा है। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक क्वेरी का आपको जवाब मिलेगा और आपके हर एक कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।